अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, ये सलाम देने का मकसद आपको ये होता है कि ताकि आप इसका जवाब दें, और ये वीडियो जब तक ऑनलाइन पड़ी रहती है तो इंसान को उसका अजर मिलता रहता है, तो इसलिए ये दिया जाता है। आज जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है चैप्टर है हमारा काउंटिंग टेक्निक्स। इसके अंदर आप काउंटिंग के बारे में वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको एक चैप्टर देंगी और बड़ी ही बुनियादी और बेसिक चीज़ें होंगी। और ये सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स जो है, जो आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं उसके लिए और स्टैट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि काउंटिंग टेक्निक्स। आगे जो आप जाते जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये टेक्निक हमने क्यों पढ़ी है और हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो हम आते हैं, सीखना चाहते हैं ये क्या चीज़ है काउंटिंग टेक्निक। तो स्टूडेंट, काउंटिंग टेक्निक में सबसे जो पहली चीज़ है वो सवाल है वाई लर्न काउंटिंग, कि हम काउंटिंग क्यों सीखते हैं। तो आपका इसका आंसर ये है कि काउंटिंग टेक्निक आर द वेरी बेसिस ऑफ बिगिन एबल टू फाइंड द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इवेंट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। यानी कि जो काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं ये किसी भी किस्म की सिचुएशन में कोई जब इवेंट होता है तो उसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम वहाँ से पता कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है या क्या, यानी किसी चीज़ के इम्कानात का हमें पता चल जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मेरे पास दो रेड पेन, एक रेड पेन है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। अब मुझसे को पूछता है कि मैं कॉपी के ऊपर कितने तरीक़ों से लिख सकता हूं, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मुझसे को पूछता है कि तो मैं सिंपल ये जवाब दूंगा कि मेरे पास 3 डिफरेंट कलर के पेन हैं, तो मैं 3 बेस से लिख सकता हूं। अब ये कि इसके बारे में हमें काउंटिंग से पता चला। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कुछ चीज़ें आपकी आगे जाके इस डेफिनेशन की अगर आपको नहीं समझ तो आप फर्दर मूव करें, आप आगे जाएं, आपको आगे जाके तो पिछली चीज़ों की समझ आना शुरू होगी। अब अगर ये वही टॉपिक है, उसका दूसरा पॉइंट है कि इसका मतलब क्या है कि आप सीख रहे हैं कि वाई लर्न काउंटिंग। मैं एट द एंड जाके सारे चैप्टर को भी समराइज करूँगा ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें तरतीब से बैठ जाएं। सबसे पहले है वाई लर्न काउंटिंग। तो दिस इज नॉट काउंटिंग 1 to 1 बट दिस इज कलेक्टिवली काउंटिंग ऑल पॉसिबल वेज ऑफ गिवन इंस्टेंट्स। यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि काउंटिंग का मतलब आप 1 2 3 4 ना ले लें, ये वो बात नहीं हम कर रहे। ये हम कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल वेज ऑफ गिवन इंस्टेंट, यानी किसी इंस्टेंट्स के ऑल पॉसिबल वेज हमें पता चल जाते हैं। अब ये जो बात मैंने की है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के अलावा आपने इससे कुछ भी लर्न नहीं किया, क्योंकि आप आगे जाएंगे तो लर्न करेंगे। अब देखें यहाँ पे एक लिखा हुआ है हमारे पास, में यहाँ से देखें, एक आपको एग्जांपल दी गई है कि काउंटिंग ऑल 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट नंबर हुज डिजिट आर डिफरेंट अमंग वन एंड अदर, जिसके जो डिजिट हैं वो डिफरेंट हैं अमंग वन एंड अदर। तो इसकी देखें हम आगे जाके तो इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझते हैं, मतलब इसके बाद हम इसकी तरफ जाएंगे। अब स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन होता है कि सबसे पहला सवाल है कि आप इस चैप्टर का नाम क्या है, तो वो है टेक्निक्स, काउंटिंग टेक्निक्स इस चैप्टर का नाम है। और पहला सवाल है कि हम काउंटिंग करते क्यों हैं, तो हमने जवाब दिया कि किसी भी सिचुएशन में हमें प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, यानी उस चीज़ के इम्कानात का पता लगाने के लिए हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर से हमें ये भी कहा जाता है कि जो काउंटिंग होती है ये वो वाली, आप तो काउंटिंग ना समझ लें जिसमें आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह की बात नहीं कर रहे, हम ऑल पॉसिबिलिटीज वे की बात कर रहे हैं, जो कि आपको इस स्लाइड के बाद हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब स्टूडेंट, सवाल है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि काउंटिंग के जो तरीके हैं हमारे पास, यानी काउंटिंग टेक्निक्स में कितनी टेक्निक्स होती हैं। तो आप कहते हैं एक टेक्निक का नाम है FCB यानी कि फंडामेंटल जो काउंटिंग प्रिंसिपल को कहते हैं, FCB फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। दूसरा मेथड होता है काउंटिंग करने का, वो होता है फैक्टोरियल नोटेशन, जो आपने कहीं देखी होगी। FSC बेस पे ऐसे एक लाइन डाल के नीचे डालते रहते हैं, जैसे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखते रहते हैं। तो पहला है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा है फैक्टोरियल नोटेशन, और तीसरा है आपके पास
परमुटेशन और चौथा है कॉम्बिनेशन। तो इट मीन कि आपने इस चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से पहला FCP, दूसरा फैक्टोरियल नोटेशन, तीसरा परमुटेशन और चौथा कॉम्बिनेशन। इनमें से याद रखें कि फैक्टोरियल नोटेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये FSC बेस पे आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन होता ये है कि आपने इन चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि ये तीनों इनमें क्या फ़र्क है, और एग्जांपल देख के आपने जो देखना है कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये FCP है क्या। ये देखें जी, FCP मीन फंडामेंटल। ये जो FPC है ये क्या हुआ, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी हमारा सवाल शुरू हो गया। अब इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि काउंटिंग का क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिफाइन है। प्रॉब्लम में कहा क्या है कि लीजा ब्रॉट 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ पेंट्स एंड 4 शेड्स। लीजा ने 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ पेंट लाई हैं। अब 3 डिफरेंट पेंटें हैं उसके पास और 4 शेटें हैं। हाउ मेनी कम्बिनेशन ऑफ अ शेट एंड अ पेयर ऑफ पेंट्स कैन शी चूज फ्रॉम टू वेयर। अब वो पहनने के लिए कैसे वो कॉम्बिनेशन चूज़ करेगी। आप लोग बड़े ही तजर्बाकार हैं इस लिहाज से, तो आपको मैं एक फिगर से ये बात समझाता हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 क्या है, टोटल पेंटें हैं, और 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ पेंट हैं। पेंटें 3 हैं और शेटें हैं, यानी कि शेट को मैंने 4 शेटें हैं और पेंटें 3 हैं। अब आप क्या करेंगे, आप समझ लें कि आपके बैग में 4 पेंटें पड़ी हुई हैं और 3 शर्टें पड़ी हुई हैं, टोटल 7 पड़ी हुई हैं। अब आपने पहनना है, तो पहनने में आपने एक पेंट निकालेंगे। ये पहले दिन आप एक पेंट निकालेंगे और एक शर्ट निकालेंगे। अब पेंट नंबर 1 निकालेंगे, यानी आप ये याद रखें कि आपने एक पेंट के नंबर कर दिया। आपने 4 पेंटें, एक पेंट का नाम आपने P1 रख लिया, दूसरी पेंट का नाम P2 रख लिया, अब तीसरी पेंट का नाम आपने रखा हुआ है P3 और चौथी पेंट का नाम है P4। अब स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास पेंटों की तादाद कितनी है, 4, तो एक का नाम रख लिया P1, फिर P2, फिर P3, P4। इसी तरीके से शर्टें 3 हैं, तो एक का नाम रख लिया S1, दूसरी शर्ट का नाम रख लिया S2 और फिर तीसरी शर्ट का हमने नाम रख लिया S3। तो आपने कहा कि शर्ट्स हमारे पास कितनी हैं, 3 हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास पेंटें हैं वो 4 हैं और शर्टें 3 हैं। अब स्टूडेंट लीजा ने ये करना है, पहले एक शर्ट निकालेगी और उसको एक पेंट के साथ पहनेगी पहले दिन, दूसरे दिन वही वाली शर्ट दूसरी पेंट के साथ पहनेगी, तीसरे दिन वही वाली शर्ट तीसरी के साथ पहनेगी, चौथे दिन वही वाली शर्ट चौथे के साथ पहनेगी। इसका मतलब है कि S1 जो है वो 4 टाइम आएगा। S1 कितनी, यानी कि 4 टाइम S1 आएगा। इसी तरीके से दूसरी वाली शर्ट बैग से निकालेगी और उसको P1 पेंट के साथ पहनेगी, फिर S2 को P2 पेंट के साथ पहनेगी, जो कि मैं यहाँ पे आपको किसी और कलर से दिखा देता हूँ। जैसे ये पेंट, ये S2 शर्ट P1 के साथ पहनेगी, S2 शर्ट P2 के साथ पहनेगी, S2 शर्ट P3 के साथ पहनेगी और S2 शर्ट P3 के साथ पहनेगी। ये काम चूँकि आप लोग भी ऐसा करते रहते हैं कि 2-3 चीज़ें रखी होती हैं और चेंज कर करके पहनते रहते हैं, तो बिल्कुल वही बात है यहाँ पे ये। और फिर हम एक और ले लेते हैं। अब आपने देखा कि S1 4 तरीकों से बना है। S2 यानी शर्ट नंबर 2 आपने चारों पेंटों पे पहन लिया। अब शर्ट नंबर 3 जो है वो पहले आप P1 पेंट के साथ पहनेंगे, फिर P2 के साथ पहनेंगे, फिर P3 के साथ पहनेंगे और P4 के साथ। अब स्टूडेंट ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, एक कानून है, जिसमें हमने क्या किया, एक शर्ट पहनी उसके साथ चारों पेंटें पहन ली, फिर दूसरी शर्ट पहनी चारों पेंटें पहन ली, तीसरी शर्ट पहनी चारों पेंटें पहन ली। अब स्टूडेंट इनको गिने अगर, तो ये कितने बनेगी, ये आप काउंटिंग के लिहाज से देखें तो मेरे पास इनकी तादाद बन रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो ये बनी है, ये वाली S1 की 4 पेंटों के साथ ये बना है, 4 के साथ ये और 4 के साथ ये पहना। तो इसका मतलब है 4 4 8 और 4 12, इसका मतलब है 12 वेज हैं पेंट पहनने के। अब स्टूडेंट
आपने अभी तक ये पढ़ा कि जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसके टोटल आपने जो वेज पढ़े हैं 4 हैं। एक को कहते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, नंबर 2 फैक्टोरियल, नंबर 3 परम्यूटेशन और नंबर 4 कॉम्बिनेशन। ये 4 चीज़ें हमने पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है, जिनमें से आपको मैंने एक एग्जांपल दी कि लीजा ने 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ पेंट लाई और 4 शर्ट लाई, और उसने तकरीबन 12 दिन लगा आप लोगों को कि लीजा हर रोज़ एक नया सूट पहन के आ रही है। तो ये जो आपके पास इसके प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं उसके मुताबिक पता ये चला कि ये है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट में नेक्स्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी की हुई है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल की, कि यहाँ पे लिख दिया गया है। ये जो बात ऊपर समझा चुका हूँ उसी को यहाँ पे समझाया गया है। आप किसी एक बात को समझ जाएं तो इट्स इनफ कि आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं सबसे पहले स्टेप में, लेट नेम द सेट ऑफ लीजा एज सेट A1 A B C and D। हमने जो सेट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है, ये हमने जो है ना इसका मतलब है 4 सेटें हैं, जबकि ऊपर हमने लिखा था शायद 3 सेटें हैं। तो आप उसके हिसाब से देख लें, ये अगर मिस्टेक हुई है तो फिर इसको करेक्ट कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। तो आपने कहा कि ये जो है ना अगर सेटें 4 हैं, सपोज सेटें अगर 4 हो पेंटें 3 हो तो फिर भी 12 वेज ही बनते हैं। तो अब हमने सेट्स को नाम दे दिए ABC, जो कि ऊपर हमने नाम इनका S1 S2 S3 रखा था, यहाँ पे हमने सेटों को 4 लिया हुआ है बाय मिस्टेक्स। लेट्स आल्सो नेम हर पेंट एज पेंट्स 1 2 and 3। अब पेंटू को 1 2 3 कह दिया। अब आपको पता है A के साथ 1 पहनेंगे, A के साथ 2 पहनेंगे, A के साथ 3, फिर B के साथ 1, B के साथ 2, B के साथ 3, फिर C के साथ 1, B C के साथ 2, C के साथ 3, फिर इसी तरीके से D के साथ 1, D के साथ 2 और D के साथ 3। तो इस तरह टोटल 12 वेज बनेंगे। अब लेट अस नाउ न्यूमरेट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट्स लीजा कैन वियर। अब इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं? तो इसमें है द आंसर देयर आर 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मैं अच्छे तरीके से आपको ये बात समझा चुका हूँ कि ये क्या है, मेन वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखना स्टूडेंट, जो की पॉइंट है यहाँ पे जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो है वी फाइंड द आंसर बाय ड्राइंग अ डायग्राम। आपने एक डायग्राम बनाई है, ऊपर मैंने बना के दिखाई है आपको, उससे आपने ये आंसर निकाल लिया। बट व्हाट इफ देयर आर अ लार्ज नंबर गिवन इन द प्रॉब्लम। अब अगर लार्ज नंबर दिए हों, जैसे उसके पास अगर 80 जैसे यहाँ दिया गया है कि 179 हैं पेयर ऑफ पेंट्स हैं। अब पेंटों की तादाद अगर 179 हो जाए और जो शेड्स हैं वो 83 हो जाए तो किस तरह? तो फिर आप तो डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए डायग्राम बनाना मुश्किल है, टाइम जो है ना ज़्यादा लगना है और बहुत ज़्यादा लगना है, हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन तक नहीं कर सकते। तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो गया कि इसके लिए हम ऐसा कोई फार्मूला बना देते हैं कि ताकि एकदम से वो फिगर बनाए बगैर डायरेक्ट से सवाल को हल कर लिया करें। तो आप देखें स्टूडेंट, इसके लिए क्या फार्मूला है आपके पास, वो ये है कि हम कहते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिएगा, इफ़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट कैन अकर इन m ways, another independent event can occur in n ways and another in p ways, then the total number of ways that are events can occur simultaneously is। अब मैं ये मिसाल देता हूँ आपको कि ये उसने कहा कि आप वो फिगर शिगर बनाए बगैर इस सवाल को हल करो। कैसे? कि जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो लीजा है उसके पास जूतों के 3 जोड़े हैं, उसके पास शर्ट के 4 जोड़े हैं और पेंट के 5 जोड़े हैं। कोई बंदा आपसे कहता है कि लीजा कितने स्टाइल मार सकती है, वो मसलन उसके पास एक दिन में जो है उसने वही पेंट पहनी, वही शर्ट पहनी और एक जूता पहन लिया, फिर दूसरे दिन भी वही पेंट वही शर्ट और जूता नंबर 2 पहना, फिर तीसरे दिन वही पेंट वही शर्ट और फिर जूता नंबर 3 पहन लिया, फिर उसने पेंट में से किसी एक को चेंज किया। तो इस तरह करके तो वो ये कहता है कि आपके पास इवेंट अगर ज़्यादा हों, जैसे कि यहाँ हमने ऊपर पेंट और शर्ट की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं पेंट शर्ट और साथ में एक इजाफा हमने कर दिया है शूज़ का भी। तो अब स्टूडेंट वो हमें ये बताया गया है कि इसके लिए आप क्या करें, जो नंबर्स हों उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो 4 हों तो चारों से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें, हमने लिखा नंबर ऑफ जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो बनेगी m मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई p। m मीन जैसे आपका कोई नंबर दिया होगा, n भी नंबर, p भी नंबर। अगर फर्दर और भी नंबर्स हों, जैसे उसके पास हम कहें कि एक जूता
पेंट, शर्ट और साथ में एक रुमाल भी ऐड कर लें तो फिर एक मल्टीप्लिकेशन में नंबर और आ जाएगा। होप सो कि आप फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हमें ये मैसेज देता है कि फंडामेंटल काउंटिंग के मुताबिक नंबर्स को जितने जितने वेज हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन ये कंडीशन जो है आपके पास आ गई फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर। अब स्टूडेंट हमारे पास फंडामेंटल जो काउंटिंग प्रिंसिपल है उसके मुताबिक इन अ गिवन प्रॉब्लम, यानी जो ऊपर हमें सवाल दिया हुआ था, हम फिगर बनाए बगैर ही हमें पता था अगर हमारी पेंटें 4 हैं, शर्टें 3 हैं तो टोटल आंसर 12 आना है, या 4 शर्ट्स हैं और 3 पैंट्स हैं तो फिर भी 12 भी आना है। तो ये है आपका फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जो कि आपने देखा। यहाँ पे नीचे ड्रिल दी गई है। ड्रिल मतलब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कि क्या आप फंडामेंटल जो थ्योरम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, आप उसको जानते हैं या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर दैट हैव नो सिंगल डिजिट रिपीटेड इन इट। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये आपके फंडामेंटल थ्योरम जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसकी आपके लिए एक और बेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है कि डिजिट 4 डिजिट नंबर आपने लिखना है। डिजिट आपको पता है डिजिट कितने होते हैं टोटल, 0 से लेके, जैसे 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, और आगे जाके तो इस तरीके से आप बढ़ते जाएं तो यहाँ जाके कितने डिजिट हो गए और 9 तक की डिजिट आते हैं। आगे जाएं तो वो डिजिट मिल के नंबर बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है टोटल डिजिट की तादाद 10 है, टोटल डिजिट की तादाद 10 है। आप समझ चुके होंगे, 0 को भी शामिल करें, 0 1 2 3 4। अब है आपने नंबर लिखना है, 4 डिजिट नंबर लिखना है। अब स्टूडेंट याद रखें कि जब आप 4 डिजिट नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 0 1 5 2, मैंने ये लिखा तो ये 4 डिजिट नंबर ना हुआ, ये 152 ही पढ़ा जाएगा। इसलिए हमें एक बात की समझ आई कि हमने 4 डिजिट नंबर लिखना है तो उस नंबर में सबसे पहले 1 से लेके 9 तक कुछ भी रखना है पहले नंबर पे। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर वाला आने के जो नंबर पहले नंबर पे आएगा उसकी पॉसिबिलिटीज 9 है, उसकी पॉसिबिलिटी 9 है जो नंबर पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आया तो वो नंबर जो है ना 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो 0 चूंकि शुरू में नहीं लिखा जाता होता। तो इसलिए आप समझ गए हैं कि यानी कि पहला डिजिट यानी 4 डिजिट आपने पूरे करने हैं, 4 डिजिट से मिला के एक नंबर बनाना है। तो पहला नंबर लिखने के आपके पास कितने वेज हैं, 9। अब नंबर 2 जो आएगा यानी दूसरे नंबर पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, उसके पॉसिबिलिटी देखें। टोटल दूसरे नंबर पे चूंकि 0 भी आ सकता है, दूसरे नंबर पे 0 भी आ सकता है, तो इसलिए याद रखें कि दूसरे नंबर पे आने वालों की तादाद 10 होगी, दूसरे नंबर में आने वाले डिजिट की तादाद 10 होगी। लेकिन जो डिजिट पहले आ चुका होगा, जैसे 9 पहले आ चुका है, तो वो शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए दूसरे नंबर पे भी 9 ही तादाद आएगी। 9 क्यों आई है, पहले नंबर पे आने वाले डिजिट की तादाद 9 होगी, क्योंकि टोटल डिजिट की तादाद 10 थी। 10 में से 0 पहले नंबर पे आ नहीं सकता, तो टोटल नंबर्स जो हैं वो 9 हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ 9 है। अब ये जो 9 है ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड नंबर पे आने वाले डिजिट की तादाद टोटल 10 है। 10 मीन 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट है। अब 10 में से एक डिजिट 9, चूंकि 9 मीन के जो डिजिट पहले आ चुका होगा वो दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए 9 आएगा। अब स्टूडेंट तीसरे नंबर पे आने वाले डिजिट की तादाद, तीसरे नंबर पे आने वाले डिजिट की तादाद में 0 भी टोटल 10 है। 10 में से 2 डिजिट चूंकि पहले आ चुके होंगे, कोई 2 पहले आ चुके होंगे, तो पीछे बचेंगे 8 डिजिट। कितने बचेंगे, 8 डिजिट। अब स्टूडेंट आपको पता है जो चौथे नंबर पे आएगा वो होंगे 7। 7 क्यों होंगे आप समझ रहे होंगे, क्योंकि उसमें जो पहले तीनों डिजिट हैं वो दोबारा नहीं, टोटल डिजिट की तरह 10 थी, 10 में से 3 चूंकि पहले आ चुके होंगे तो वो दोबारा नहीं आ सकते। तो ये इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो अब आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो उसने हमें कहा था कि 4 डिजिट नंबर लिखो, नो सिंगल डिजिट रिपीटेड, और नंबर रिपीट नहीं हुए, इसीलिए हमने नंबरिंग को ऐसे किया है। होप सो कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया गया है इसके सोल्यूशन को। सबसे पहला स्टेप है कि आप उसका तजिया करें, उसका एनालाइजेशन करें। फिर और दूसरे स्टेप में हाउ मेनी नंबरों का पता करें। आपको पता है 0 से 9 तक जो है टोटल डिजिट कितने हैं आपको पता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं
कि पहले देयर आर ओनली 9, टोटल पहले नंबर पे आने वाला डिजिट की तादाद सिर्फ 9 होगी, बिकॉज 0 के नॉट बी द फर्स्ट डिजिट, पहले नंबर पे 0 नहीं आ सकता, अगर आया तो वो फिर पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए फिर हम कहते हैं हाउ अबाउट द सेकेंड डिजिट। आपने हमेशा सोचना है टोटल चार डिजिट लिखने हैं, पहले आपने पहले डिजिट के बारे में सोचा, फिर दूसरे के बारे में, ये चीज़ मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दूसरे नंबर पे आने वाले डिजिट की तादाद 10 है, जिनमें से एक जो है पहले आ चुका होगा, तो सो हम यहाँ नीचे जाके कहते हैं therefore whether was used one of the first digit cannot be used on the second digit anywhere which gives us 9 possibilities। तो इसका मतलब है दूसरे नंबर पर आने वाले की पॉसिबिलिटीज 9 है, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको 9 into 9। उसके बाद है हाउ अबाउट द थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट की पॉसिबिलिटीज 8 हैं, मैंने रीज़न बता दिया है, यहाँ पे लिखी हुई भी है कि रीज़न बता दी है, क्योंकि टोटल डिजिट 10 थे, 2 डिजिट पहले आ चुके हैं, पीछे बचते ही 8 हैं, क्योंकि उसने सवाल में दिया हुआ है कि डिजिट को रिपीट नहीं करना, जो पहले आ चुका होगा वो दोबारा नहीं लिख। तीसरे नंबर पे जो आएगा वो 7 होगा, और जो डिजिट नंबर 4 आएगा स्टूडेंट, अब यहाँ से गौर से देखें, फर्स्ट डिजिट 9, सेकंड डिजिट, ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन पड़ी हुई है, 9, थर्ड पे 8 और फोर्थ। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने आप कैलकुलेटर से, आपका आंसर आएगा 4536। होप सो के स्टूडेंट आपने आज का जो लेक्चर है इसमें कुछ टिप्स यहाँ पे नीचे दी गई हैं, मैं वो भी बता दूँ। फॉर एवरी इंडिपेंडेंट इवेंट काउंट केयरफुली द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बिफोर मल्टीप्लाइंग देम। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेंगे, अब यहाँ पे एक नया बात आ गई, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहली बात है, आपको शायद आपने थोड़ा बहुत स्टैट जानते होंगे, इवेंट क्या होता है या इंडिपेंडेंसनेस क्या होती है, अगर नहीं पता तो चलें फिर भी कोई मसला नहीं है। वहाँ पे कहा गया काउंट केयरफुली द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बिफोर मल्टीप्लाइंग देम, मल्टीप्लाई करने से पहले उनकी पॉसिबिलिटीज को केयरफुली आप हैंडल करें, जैसे कि ऊपर मैंने मिसाल में आपको समझाया है कैसे हमने यहाँ पे एक और आपको ड्रिल दी गई है। इस ड्रिल के बारे में ये है कि आप सोच के ये बताएं कि क्या ये आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर चलाएंगे। आज हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो मेरे पास लैपटॉप की चूँकि बैटरी कम है तो मैं इसलिए लेक्चर को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।